नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम और मैं हूं परवीन शेख। वक्फ बिल पर वाकई विपक्ष बेदम है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल 2024 लोकसभा में पेश किया। बिल को केंद्र सरकार में शामिल टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने समर्थन दिया। शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत के भाषण में ये क्लियर नहीं रहा कि वो बिल के पक्ष में है या विरोध में, जिससे साफ है कि उद्धव के सांसद खेल कर गए। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि वक्फ में गैर इस्लामिक नहीं होगा शामिल, ऐसा कोई प्रोविजन भी नहीं है। वोट बैंक के लिए माइनॉरिटीज को डराया जा रहा है। शाह ने कहा कि एक सदस्य ने यह कह दिया कि यह बिल माइनॉरिटीज को मंजूर नहीं करेगी। क्या धमकी दे रहे हो भाई? संसद का कानून है, स्वीकार करना पड़ेगा। लोकसभा में जिस तरह से सत्ता पर काबिज एनडीए के सांसदों ने विपक्ष की धज्जियां उड़ाई, उससे वक्फ बिल पर विपक्ष पूरी तरह से घुटनों पर आ गया। इस बिल से किसे क्या मिला और किसे हुआ नुकसान, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से विपक्ष इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा शोर मचा रहा था, लेकिन जब लोकसभा में बिल पेश हुआ तो तैयारियां फिर वही शून्य बटा सन्नाटा नजर आई। देखिए, पुरानी कहावत है, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं है। विपक्ष का यही हाल है। अनमने ढंग से ये लोग सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक के लिए ये विरोध कर रहे थे। हकीकत क्या है, कई सारे सांसद, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, आरजेडी के हों, शिवसेना उद्धव गुट के हों, वो अंदर अंदर तो यही कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल तो ये तो होना ही चाहिए, तो बहुत ही अन्याय है। लेकिन सवाल ये है कि भाई क्यों हो रहा था? आपको मालूम है भाई अन्याय है, फिर भी आप क्यों इसके साथ खड़े हो? क्योंकि सेकुलरिज्म हिंदुस्तान में एक धंधा है, एक इंडस्ट्री है, एक नेटवर्क है, एक माफिया है। और ये माफिया कैसे ऑपरेट करता है मुस्लिम वोट बैंक का, इसको समझ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इनके पेट में दर्द हो रहा है। 9.5 लाख एकड़ जमीन, कई सारे देश के पास इतनी जमीनें नहीं है। वो किसके हाथ में है? बोर्ड्स के हाथ में। बोर्ड्स कौन चला रहा है? तो यही मौलवी मौलाना जो इस माफिया में शामिल हैं। यही सेकुलरिज्म का टोपी पहना करके मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करते हैं। जिस जमीन का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होना चाहिए, आप उसको क्या कर रहे हो? आप उसमें होटल लगवा दे रहे हो, किराए पे दे रहे हो। वो किराए का पैसा किसके पास आ रहा है? वो पैसा क्या जो किराया आ रहा है, क्या मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रहा है? नहीं हो रहा है। और ये भारतीय जनता पार्टी ने ये सारी बातें नहीं कही। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है कि जो मिसमैनेजमेंट और भ्रष्टाचार है वक्फ के तमाम प्रॉपर्टीज में, वो बंद होना चाहिए। लेकिन बंद क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही तो वोटों के सौदागर हैं, वही तो माफिया है। और अब भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है? भारतीय जनता पार्टी अगर अच्छे मन से मुसलमानों के वेलफेयर के लिए वक्फ का इस्तेमाल भी करना चाहे तो वो कानून नहीं है। अब 17 राज्यों में सरकार है जी। वक्फ सीधे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर उसको बनाने का, सारा कुछ करने का काम जो है वो सरकार के नेतृत्व में होता है। अभी जैसे कैसे अरविंद केजरीवाल आया, वक्फ का हेड बना दिया किसको? अमानतुल्लाह को बना दिया। अमानतुल्लाह ने क्या किया? वो लूट खाया। इसी तरीके से हर जगह ये लूट चल रही थी, तो उसको रोकने का तो इंतजाम होगा। कई सारे लोग जो सड़कों पे आ रहे हैं, कई सारे लोग, कल आपने देखा खुशियां मनाई जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये दूसरा मुस्लिम तबका जो अब तक इस बोर्ड वालों से एक्सप्लॉइटेड हो रहा था। मतलब ये जो दर्द है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, ये मिर्ची जो लगी हुई है विपक्ष को कि इनका कब्जा इनके हाथ से निकलेगा। और यही वजह है कि ये विपक्ष जो है वो खामखा, देखिए किस तरीके से कल एक्सपोज हो गया। लालू यादव का एक क्लिप आ गया बाहर। लालू यादव कह रहे हैं वीडियो में, लोकसभा में भाषण है और भी पार्लियामेंट के अंदर वक्फ के कानून में यूपीए सरकार बदलाव कर रही है। वो कह रहे हैं कि देखिए कड़ा कानून बनाओ,
अभी तो हम समर्थन कर दे रहे हैं इस बिल का, लेकिन कड़ा कानून बनाओ। ये पटना के अंदर जो मेन चौराहा है, डाक बंगला चौराहा, वहां पे सब वक्फ की जमीन के ऊपर अपार्टमेंट बना लिया, सब लूट खाया। ये ठीक नहीं है। तो बदलाव करो, हार्ड कानून, कड़क कानून लेकर के आओ, ताकि वो पैसे का इस्तेमाल गरीब मुसलमान कर सके। तो जब आप सरकार में रहते हो तो कोई दूसरी बातें करते हो, जब कोई जेन्युइन बात होती है तो कोई दूसरी बात करते हो, और अभी वोट बैंक के लिए चूंकि ये मोदी कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहा है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो ये लोकसभा से भी हो गया, राज्यसभा से भी हो जाएगा, और कल तक इसके ऊपर राष्ट्रपति महोदया का मुहर भी लग जाएगा। बिल्कुल, वक्फ बिल पर जिस तरह से मोदी सरकार की तैयारी थी, उससे विपक्ष चारों खाने चित हो गया। लेकिन वक्फ बिल पर जब इतनी अहम चर्चा हो रही थी, उस दौरान राहुल गांधी की खामोशी, ये क्या है? देखिए, राहुल गांधी की खामोशी या अखिलेश की चिल्लाहट जी, इन चीजों से समस्या का समाधान नहीं होगा। जो इन लोगों ने किया, राहुल गांधी नहीं बोल रहे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस के दूसरे नेता बोल रहे हैं, अखिलेश यादव बोल रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर है कि क्या वो मुसलमानों को यूज के लिए होना चाहिए, मुसलमानों के विकास के लिए होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? वक्फ की प्रॉपर्टी आई कहां से? जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, 9,43,000 एकड़ जमीन, ये कहां से आई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया मुसलमानों के वेलफेयर के लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने ये तो बताया कि मुसलमान सबसे दबे कुचले कौम हैं, सबसे ज़्यादा गरीबी है। हिंदुओं की बात करें, जिसको शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, उससे भी ज़्यादा दबे कुचले कौम है। तो ये वक्फ की प्रॉपर्टी क्या इन मुस्लिम समुदाय ने दिया? अगर अखिलेश यादव अपने सारे, ये मुहिबुल्ला हो रामपुर का सांसद, या उनके दूसरे मुस्लिम सांसद हो, या ओवैसी अपने पूरे कुनबे का जितना विधायक सांसद है, या ये लोग जितने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर्स बैठे हैं, जमीयत उलेमा हिंद वाला या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये लोग अपने खाता कथियान निकाल के दिखा दे कि इनके बाप दादाओं ने भी कभी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ की थी, तो ये इतनी प्रॉपर्टी आई कहां से? ये सारा प्रॉपर्टी ही सरकार की प्रॉपर्टी है। क्या जब मठ का कल्चर हिंदुस्तान में हुआ करता था, तो उन मठों की जो जितनी जमीनें थी, प्रॉपर्टी थी, उस पर सरकार ने कब्जा नहीं किया? आज किसी मठ के पास प्रॉपर्टी नहीं है। जमींदारी उन्मूलन हो गया, लेकिन इसके जमींदारी स्वभाव का वहीं पर वहीं और आज ज़्यादा इनके पक्ष में किया गया। वक्फ एक्ट आया 1923 में, ब्रिटिश काल में। आज़ादी के बाद 1954 में आया। 1954 में कहा गया वक्फ बाय यूजर, जो यूज में है, कब्रिस्तान है यूज में पब्लिक के लिए, और यूज में है कोई दरगाह है, कोई मस्जिद है, उन प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए मुस्लिम समुदाय को आगे आना चाहिए। दान दक्षिणा मिलता है जैसे मंदिरों में मिलता है, लेकिन उसके लिए इतनी संपत्ति की क्यों जरूरत पड़ी? ये सारी प्रॉपर्टी वक्फ की जो है वो उन मुस्लिम सुल्तानों की दी गई है, चाहे मुगल काल में हो या दिल्ली सल्तनत के काल में, क्योंकि इसकी शुरुआत ही हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी ने किया था। जब मुल्तान पर, पंजाब पर कब्जे के बाद मुल्तान के 2 गांव को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दी कि लो भाई, ये अल्लाह के नाम पर दान दे देते हैं, और इससे यहां पर मस्जिद का मैनेजमेंट होगा, जो वहां मस्जिद बनाई गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जितने सुल्तान आए, अलग अलग स्टेट में जो नवाब हुआ, वो सारी प्रॉपर्टी दे देता था। और वही आज जो तमिलनाडु में 1500 साल पुराने पूरे गांव को प्रॉपर्टी को कहा वक्फ प्रॉपर्टी है, तो 1500 साल पुराना किसका था? उस समय भी इन आक्रांताओं ने ही किया था। लूटपाट मचाते थे, जमीन पर कब्जा कर लिया। कोई अगर हिंदू छोटा मोटा जमींदार है, उसकी पूरी जमीन कब्जा कर ली, और उसके बाद उसमें से कुछ हिस्सा दे दिया वक्फ को। तो ये सारी प्रॉपर्टी ही जब सरकार की है, जब आजादी के बाद आपने सारे जमींदारों की जमीन जब्त कर ली, जितने राजवाड़े, अब सिंधिया की सारी जमीन है क्या? क्या ग्वालियर स्टेट की सारी प्रॉपर्टी सिंधिया के नाम से है? या जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जितनी प्रिंसली स्टेट थी उस समय, सारी प्रॉपर्टी उनके पास है? क्या उनका घर सिर्फ है? तो इन लोगों को चाहिए वक्फ की प्रॉपर्टी का फिर से सर्वे हो, और यह बताना पड़ेगा कि इन प्रॉपर्टी में जितने भी दरगाह हैं उसको छोड़ दो, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उसको छोड़ दो, या फिर कुछ टॉम्ब है उसको छोड़ दो, लेकिन जो जमीन है
जिसके ऊपर ये लोग मैनेजमेंट कमेटी बनाकर कब्जा करके अपार्टमेंट बना रहे हैं, दुकान चला रहे हैं। ये सारी प्रॉपर्टी अब सरकार की होनी चाहिए। अभी सर्वे की बात हो रही थी। ये सारी पार्टियां जो आज विपक्ष में बैठी हुई है और जो बोल रही है, जैसा लालू प्रसाद यादव की बात डॉक्टर साहब ने कहा, ये सारी पार्टियों में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 2013 में नहीं थी, लेकिन जब ये सारी पार्टियां 2013 में अमेंडमेंट करके वक्फ बोर्ड पर ये मौलानाओं का अधिकार साबित कर रहा था, जब वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टी के विवाद को लेकर वक्फ ट्रिब्यूनल बनाया गया था, तो उस समय इनको दिक्कत नहीं हो रही थी। आज दिक्कत हो रही है कि अमेंडमेंट किया जा रहा है। मतलब ये एक्सपोज हुआ है और आगे और धीरे धीरे एक्सपोज होगा। जो अमित शाह ने कहा कि ये सारे पार्टी के सांसद, ये इशारा उन्हीं लोगों का था जो हिंदू सांसद हैं, कि अपने अपने क्षेत्रों में जाओ और जो यहाँ गंद फैला रहे हो, जो तर्क दे रहे हो, वो संसद के अंदर जो बोल रहे हो वही है तुम्हारे लोकसभा क्षेत्र में, वो हिंदू लोग तुम्हें जवाब देंगे इसका आगे के चुनाव में। ये अखिलेश यादव जो 37 सांसद आ गया है ना, ये पिछली बार के चुनाव में 5 था, घटते घटते 3 हो गया था, उपचुनाव में 2 सीट चले गए थे। अगली बार इसकी स्थिति वही होगी जो 2019 के बाद हुई थी। ये 37 सांसदों का घमंड और राहुल गांधी को 99 सांसदों का घमंड तुरंत ही टूटने वाला है आगे के चुनावों को। देखिए, अमित शाह ने सीधे कह दिया है 3 कार्यकाल इधर, अगले 3 कार्यकाल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी 20-25 साल तक कोई हिलाने वाला नहीं है। बिल्कुल, अभी विपक्ष की स्थिति और भी बुरी होने वाली है। लेकिन मुस्लिम तंजीमों की बात करेंगे, इमरजेंसी बैठकें भी बुलाई गई, मीटिंग किया, बवाल हुआ, लेकिन अब यहाँ पर वक्फ बिल जो है वो कानून की शक्ल अख्तियार कर रहा है। ऐसे में इन तंजीमों का क्या होगा? देखिए, ये सब फ्रॉडस्टर्स हैं। राजीव ने एक बहुत अच्छी बात कही जी, उस आर्गुमेंट को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूं कि कोई मौलवी या मौलाना आकर के समझा दे, क्या चोरी किया हुआ धन वक्फ किया जा सकता है? क्या लूटा हुआ सामान वक्फ किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इलीगल तरीके से कमाया हुआ धन, चोरी किया हुआ, डकैती किया हुआ, कब्जा किया हुआ, ये वक्फ किया जा सकता है क्या? कब्जे वाली जमीन पे क्या मस्जिद बनाई जा सकती है क्या? ये अजीबोगरीब कहानी है। तो ये जो धार्मिक अधिकार के बारे में जो बातचीत कर रहे हैं, तो वो अपने धार्मिक किताबों में ये बता दें। मुझे तो मालूम है कि ये सब वर्जित है, ये सारी चीजें वर्जित हैं। ये हिंदुस्तान में ये मौलवी मौलाना और बाकी लोग जो विदेश यात्रा करते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, वो स्पॉन्सर्ड और इवन जो आप ये जो दिया जाता है सब्सिडी, ये भी हराम है। आपको हज करने जाना अपनी कमाई से, तो ये कहां है धर्म, कहां है अधिकार, क्या बोला जा रहा है? तो बाबर ने ये कर दिया, तो लोधी ने ये कर दिया, गौरी ने ये कर दिया। भाई, उसके पिताजी की जमीन थी और लूटी हुई प्रॉपर्टी से तुम वक्फ करोगे? और वक्फ अगर कर भी दिया तो उसका इस्तेमाल अगर कुछ लोग अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, लूट मचा रहे, एक तो लूट की जमीन और उसके ऊपर भी लूट, तो ये किस तरह की बातें आप बता रहे हो? ये जो सफेद सफेद मलमल का कुर्ता और छोटा पैजामा, सफेद टोपी पहन करके ये जो ज्ञान बांटा जा रहा है ना, मैं बार बार कह रहा हूं, ये सिर्फ उनको ही ब्लैकमेल कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं जो इनकी वोट के लिए लालायित रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी झुकेगी नहीं, वो मान के चलती कि नहीं भाई इसको हटाओ, वोट चाहिए नहीं मुसलमानों का, योगी आदित्यनाथ को वोट चाहिए नहीं चाहिए, हार जाएंगे कोई बात नहीं, हारते आए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहोगे तो नहीं। अब ये तंजीमें जो हैं, जो अचानक से उग आई है, मैं बार बार हर वीडियो में कह रहा हूं, फिर मैं दोहरा देता हूं, दिस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हैज नो लोकस स्टैंडाई। ये ऑर्गेनाइजेशन, इट इज रजिस्टर्ड एज एन एनजीओ।
ये माथा खराब कर दिया है लालू, मुलायम, कांग्रेसी, इस तरह के लोग जो वोट की राजनीति के चक्कर में दबाव में आ जाते हैं। इस तरह के हजारों ऑर्गेनाइजेशन है देश के अंदर में। आपको कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं है आपका। सड़क पे बनाएंगे कानून, क्या हम नहीं मानेंगे? भाई मानना पड़ेगा। ये संसद से पास किया हुआ कानून कर लिया तुम लोगों ने, सीए बंद हो गया, रोक लिया। जब तक माल आया, जब तक पैसे आते रहे, तब तक विरोध होता रहा। पैसा आना बंद हो गया, विरोध खत्म हो गया। फिर इन लोगों ने धंधा, मैंने बार बार कहा कि सेक्युलरिज्म इज एन इंडस्ट्री इन इंडिया। ये धंधा है सेक्युलरिज्म का। चुनाव के समय ये अवतरित होता है, कभी इस तरह के इश्यूज आ जाते हैं तब अवतरित हो जाता है। ये बाबरी मस्जिद के चक्कर में मुसलमानों को बेवकूफ बना बना करके कई लोग करोड़पति बन गए। ये राम मंदिर का जो लफड़ा चला 25 साल, ये धंधे में कई लोग करोड़पति बन गए। कभी किसी अच्छे मौलाना इकराम से आप बात करोगे तो वो बता देंगे कि किन किन लोगों ने लखनऊ में बैठ के और दिल्ली में बैठ के इसके ऊपर कमाई की। तो सारे लोग अपने अपने सेल्फिश इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं। ये इन इदारों से पूछा जाए कि अगर सच्चर कमेटी ने कहा कि दलितों से भी बदतर स्थिति तुम्हारी हो चुकी है, तो 50 साल 1947 के बाद से, आज़ादी से अब तक दलित तो ऊपर उठ गए, तुम गर्त में क्यों चले गए? ये सेक्युलरिज्म चाटोगे क्या? क्या करोगे इस सेक्युलरिज्म का? जब तुम्हारी स्थिति फटीचर की जैसी होती चली जा रही है तो इसके बारे में कोई सोचेगा तब तो। और ये लोग कहते हैं कि चोरी और सीनाजोरी, वक्फ के ऊपर एक मौलाना, एक वक्फ का मेंबर आकर के सामने में नहीं कह सका कि देखिए ये हमारे राज्य का वक्फ बोर्ड है, हमारे पास इतनी संपत्ति थी, मुसलमानों के लिए हमने ये काम किया। कहीं है, कहीं नहीं है। और इसीलिए जब आपके पास कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, जब आपके पीछे आपका कोई काम नहीं बोल रहा है, जब आपकी नीयत ही चोरी की है, तो फिर आप तो कहीं के नहीं रहोगे। बिल्कुल, वक्फ बिल पर जो मुस्लिम तंजीमें वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, लेकिन इसका कितना असर बिहार चुनावों पर पड़ने वाला है? देखिए, सारे चुनाव पर पड़ेगा। बिहार में चुनाव पर पड़ेगा, बंगाल में पड़ेगा, आगे तमिलनाडु में पड़ेगा। ये स्टालिन जो कूद कूद के कह रहा है, ये बार बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, चाहे जेपीसी में हो या फिर संसद में हो, ये तिरुचिरापल्ली का जिक्र क्यों किया जा रहा है? इसीलिए किया जा रहा है कि तमिलनाडु की सरकार में बैठे ये स्टालिन सुन ले कि उसी के राज्य में जो 49,000 से ज़्यादा वक्फ की प्रॉपर्टी है, केरल में 80,000 है, उत्तर प्रदेश में 2,80,000 है वक्फ की प्रॉपर्टी। ये सारी प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होता है और कैसे ये चर्च को हड़प रहे हैं, कैसे मंदिर को, ये 1500 साल पुरानी मंदिर को कह रहे हैं नहीं नहीं ये हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी है। वह भी मुरुगन मंदिर जो है, मुरुगन की पहाड़, और उस पहाड़ी पर वो मंदिर है सैकड़ों साल पुरानी, वहां बगल में एक मस्जिद बना दिया उडुपी में, और कहता है कि नहीं नहीं ये पहाड़ी सिकंदर पहाड़ी है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये मुरुगन पहाड़ी को सिकंदर पहाड़ी। तो ये तमिलनाडु में ये आग लग रही है। स्टालिन जो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है, वहां भी प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही वो इतना बेचैन नहीं है। ममता बनर्जी इतनी बेचैन इसलिए नहीं है, ये कहती थी सीए लागू नहीं करने देंगे, मर जाएंगे लागू नहीं करने देंगे, जिंदा भी है वो और लागू भी हो गया। इसलिए वक्फ की प्रॉपर्टी ऐसे धीरे धीरे चली भी जाएगी। डर इन लोगों को किस बात का है? डर सबसे पहले इस बात की है कि अभी तक जितनी प्रॉपर्टी विवादित है जी, उसकी अथॉरिटी किसके पास है? वक्फ बोर्ड के पास। अब आगे क्या होगा? अब जो विवादित प्रॉपर्टी है उसका विवाद लेके जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, और वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ेगा कि ये विवादित तो है, विवाद दो लोगों के बीच में है, तो इसको पहले अटैच करो। जैसे ईडी प्रॉपर्टी अटैच करती है कि अभी अटैच करो, जब कोर्ट से फैसला आ जाएगा कि नहीं ये दोषी है तो उसके बाद नीलामी करेंगे। अभी इन लोगों की समस्या ये है कि लाखों एकड़ जमीन, प्रॉपर्टी, कई मकान, बंगला, ये सारे जो अभी विवादित है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से वक्फ बोर्ड की हो या फिर इंडिविजुअल से हो, ये सारे अब पहुंचेंगे डीएम के पास, और वहां पर इन प्रॉपर्टी के ऊपर वो
सुनवाई शुरू करेंगे और सुनवाई के बाद रजिस्ट्री देखने के बाद वो प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी। तो एक झटके में जो लाखों एकड़ जमीन इन लोगों की जा रही है, बेचैनी अभी यहीं से शुरू होगी। आगे आगे देखिए, इस मुद्दे पर ही बिहार, बंगाल, तमिलनाडु और केरल, जहां 80,000 वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी केरल में है और जहां चर्चेज ने बोल दिया, कैथोलिक चर्च काउंसिल ने बोल दिया कि नहीं, हम इसके समर्थन में है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक आना चाहिए, सारे सांसद इसके समर्थन में दो वोट। ये केरल के लिए है। और वहाँ जितने ये क्रिश्चियन वोट से जीत कर आते हैं वो आगे के चुनाव में जाएंगे, विधानसभा चुनाव होना है। तो पूरा खेल बदल गया है इस संशोधन विधेयक से। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी कोई दबाव महसूस नहीं कर रही, ना ये सहयोगी पार्टी जो सो कॉल्ड सेकुलर बने हुए हैं, चाहे नीतीश कुमार ये अभी भी कंफ्यूज हैं, चंद्रबाबू नायडू अभी भी कंफ्यूज हैं, इन सब को इग्नोर कर दिया। हम लेकर आएंगे, समर्थन करना है करो, नहीं करना है भाड़ में जाओ। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ बिल पर गदर मचाने वाली पार्टियां फिलहाल तो यहां पर कहें कि एक तरह से उनके पर कतर दिए गए हैं, लेकिन शाह की ललकार से साफ है कि मोदी सरकार अपने इरादों की पक्की है और उसने वही किया जो उसने तय किया था। शायद यही वजह रही कि राहुल गांधी ने पहले ही मैदान छोड़ दिया और वो लोकसभा से भी गायब रहे। और इधर एक एक करके, चाहे वो अखिलेश यादव हो या बाकी के विपक्षी मुस्लिम सांसद हो, उनकी तैयारी भी बता रही थी कि वो वक्फ बिल पर कितनी कमजोरी के साथ आए थे। ना ही उनके तथ्यों में दम था और ना ही उन्होंने जो सवाल उठाए उन सवालों में दम था। इसलिए विपक्ष पूरी तरह से घुटनों पर नजर आया, बैकफुट पर नजर आया, यानी विपक्ष ऑलवेज बेदम है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।